जी, तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू राइट द रिजल्ट सेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। खास तौर पे जब कभी आप क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं जिसमें आपने इंटरव्यूज़ किए हैं और थीमेटिक एनालिसिस टेक्नीक आपने यूज़ की है डाटा एनालिसिस के लिए, तो उसका जो रिजल्ट सेक्शन है उसके हवाले से पूछा जाता है कि जी उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा भी होता है कि डिस्कशन वाला जो चैप्टर है आपका, उसी में आप रिजल्ट्स को भी कंबाइन करते हैं और फिर उन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन या उनकी डिस्कशन को लेके चलते हैं। तो वो सेक्शन या वो चैप्टर किस तरह से आपने लिखना है, रिपोर्ट किस तरह से थीमेटिक डाटा एनालिसिस की आपने अपनी फॉर्मुलेट करनी है, कंप्लीट करनी है, उस पे हमने बात करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके डिस्कशन वाले चैप्टर में या डाटा एनालिसिस वाले चैप्टर में मौजूद होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है कि स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन, कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे बैकग्राउंड से कि आपकी रिसर्च स्टडी क्या थी, बेसिकली उसकी उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्वालिटेटिव मेथड जो आपने यूज़ किया उसमें वो क्या था। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपने देना है इस चैप्टर में और इसी तरह से मैं आपको साथ-साथ एग्जांपल दे के समझाऊँगा कि आपने किस तरह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पर अब ये इंट्रोडक्शन वाली जैसे हमने बात की है, तो इसमें आप कैसे बताएँगे, नीचे एग्जांपल गिवन है, मैं इसको आपके लिए रीड करूँगा कि द प्रेजेंट स्टडी एम टू एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रांजिशनिंग टू ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ये आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर आ गया। उसके बाद द क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू गेन इनसाइट्स इनटू देयर चैलेंजेस, कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड दिस एंड दैट। इसमें हमने बता दिया कि डाटा हमने कलेक्ट किस तरह से किया है और हमारी टारगेट ऑडियंस या पॉपुलेशन या सैंपल वगैरह जो था वो क्या था। एक बिल्कुल ब्रीफ से इंट्रोडक्शन से ये चैप्टर आपने स्टार्ट किया, एक ओवरव्यू दिया है कि ओवरऑल रिसर्च स्टडी थी क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिसर्च की सिग्निफिकेंस वगैरह बताई है, मेथोडोलॉजी थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे। और स्टेप 2 जो है हमारा, ये ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ देखेगा आपकी अप्रोच टू डाटा एनालिसिस, मतलब मेथोडोलॉजी का जो एक कंपोनेंट है डाटा एनालिसिस, उसको ये ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करेगा। अव्वल तो आपने मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी, लेकिन यहाँ पर बेस बनाने के लिए अपने चैप्टर की डाटा एनालिसिस फाइंडिंग्स या डिस्कशन वाले चैप्टर की आप ये सारा कुछ दोबारा रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ डाटा एनालिसिस अप्रोच जो आपने यूज़ की है, जो भी डाटा एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस यूज़ की है, ग्राउंडेड थ्योरी है या फिर थीमेटिक एनालिसिस है, नैरेटिव एनालिसिस है, जो भी टेक्निक आपने यूज़ की है, थोड़ा-सा आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने कि कौन-सी टेक्निक यूज़ की है और डाटा को आपने कोड किस तरह से किया है। डाटा की कोडिंग किस तरह कंप्लीट किया, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर है क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डाटा होता है वो सब्जेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है, तो उसकी कोडिंग टेक्निक्स वगैरह पे आपने बात करनी है कि आपने कैटेगराइज किस बेस पे किया उसको। जो आपके डाटा में आपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है वो किस तरह से किया है, ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन जब आप कर रहे हो तो रीडर के ज़हन में ये चीज़ हो कि ये इंटरप्रिटेशन किस तरह से की गई है। इसकी एग्जांपल अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे गिवन है कि थीमेटिक एनालिसिस वाज एम्प्लॉयड टू एनालाइज द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स। जैसे आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए तो जाहिर है आपके पास कुछ उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होंगी और उनको देवर इनिशियली कोडेड लाइन बाय लाइन, आपने मैनुअली उनको रीड किया, रीड किया। अगर थीमेटिक एनालिसिस के हवाले से कोई इब्हाम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप थीमेटिक एनालिसिस पे वो वीडियो देख सकते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं और यही स्टेप्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी हमने इनिशियली उसको लाइन बाय लाइन कोड किया, उसके बाद उन कोड्स को सिमिलर ग्रुप्स में इकट्ठा किया, उनकी कैटेगरीज बनाई उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, और थीम्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इटरेटिव कंपैरिजन एंड डिस्कशन अमंग द रिसर्च टीम। अच्छा, यहाँ अमंग द रिसर्च टीम का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं। अदरवाइज आप खुद भी अगर एक इंडिविजुअल सिंगल ऑथर हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि मैंने उनको खुद से रीड किया, रीड किया और उसके बाद वो डाटा की फेमिलियरिटी वगैरह जो भी थीमेटिक एनालिसिस के स्टेप्स होते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह कंटेंट या नैरेटिव एनालिसिस की भी जो आपने टेक्निक्स यूज़ की हैं उसके स्टेप्स को आप इस सेक्शन में कवर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी जो तीसरा स्टेप होगा, यहाँ से आपका एक्चुअल एनालिसिस बेसिकली स्टार्ट हो जाता है कि राइट थीम्स और कैटेगरीज। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो थीम्स की आपने थीम्स डेवलप करने का जो प्रोसीजर है ना, वो इटसेल्फ बेसिकली डाटा एनालिसिस है। जब आप अपना डाटा को एनालाइज करते हैं थीमेटिक एनालिसिस के थ्रू, तो वो आपका डाटा एनालिसिस वाला चैप्टर अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हैं तो उसका एक टेबल आप बना लेंगे कि आप अपने डाटा को जिस तरह से उसकी कोडिंग की है और थीम्स वगैरह आपने जनरेट किए हैं, सिमिलर डिस्क्रिप्टिव कोड्स को कुछ सब थीम्स या कैटेगरीज के अंडर ग्रुप करने के बाद आपने थीम्स वगैरह जो इमर्ज किए हैं उनका एक आप डाटा एनालिसिस का सेपरेट एक चैप्टर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्कशन वाले चैप्टर में ये सब कुछ लिख रहे हैं तो फिर आप इसको इस तरह से लेके चलेंगे। तो थर्ड स्टेप में अब आप थीम्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे, प्रेजेंट द मेजर थीम्स और कैटेगरीज दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द डाटा। अब आप मेन थीम्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको वन बाय वन लिखना स्टार्ट कर देंगे। प्रोवाइड अ कंसाइज समरी ऑफ ईच थीम, जो मेन थीम है उसकी आपने समरी एक लिखनी है
और उसमें आपने इलस्ट्रेटिव कोट्स या एक्सर्प्ट्स यूज करने हैं जो भी आपके इंटरव्यूईज थे उनसे जब आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो आप अब जब इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं तो अपनी इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करने के लिए आपने उनकी कही हुई बात को कोटेशन की फॉर्म में साथ साथ यूज करना है। इसकी मैं आगे चल के एग्जाम्पल भी दूंगा। और इन थीम्स को आपने ऑर्गेनाइज करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर या एक रेलिवेंस में, कि एक थीम जो है उसके सारी चीज़ें जो उसके अंडर आ रही हैं वो मिलती जुलती हों उस थीम से। और फिर उसके बाद एक थीम के बाद जो अगला थीम है, ऐसा रीडर को फील ना हो कि पिछला थीम भी उसी से रेलिवेंट है, तो ये तो एक ही जगह पर सारी बात होनी चाहिए थी, अलग अलग थीम्स क्यों बनाए हैं इसके। ये इस चीज़ का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है ताकि आपकी रिसर्च की ट्रांसपेरेंसी और उसकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो है वो इंश्योर हो सके। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देख लें, जैसे अब आपने जब अपना डाटा एनालिसिस किया तो 3 मेन थीम्स, जैसे हमारा टॉपिक क्या था कि कोविड-19 में ऑनलाइन जो स्टडी जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो उसमें स्टूडेंट्स की ट्रांजिशनिंग के हवाले से हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह के थीम्स आपको नज़र आ सकते हैं, यहाँ पे आप देखें, एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज का थीम सामने आया, दूसरा अडॉप्टेशन एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज का थीम सामने आया, और परसेप्शंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये तीसरा थीम सामने आया। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की जो एक्सप्लेनेशन अगर आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक नंबर होता है कि 10 ऑफ द पार्टिसिपेंट्स या 60% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। लेकिन चूंकि क्वालिटेटिव स्टडी जो है आपकी, वो नॉर्मली उसमें आपके पास कोई परसेंटेज वाइज आप नहीं डिस्कस कर रहे होते इन टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो यहाँ पे जो ज़्यादा लोगों ने बात की आप उसे रेफर करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो कम लोगों ने बात की उसे आप कह सकते हैं फ्यूअर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और इसी तरह से अगर आधे लोग एक बात कर रहे हैं और आधे कोई और बात कर रहे हैं तो आप हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट की टर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिपोर्टेड डिफिकल्टीज विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, accessing online resources and using online learning program platforms और पोर्टल्स। तो ये देखें, ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्टिव कोड्स आपने नोट किए होंगे, जिसका एक मेन थीम जो आपने बनाया वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज बन गया। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें एक्सर्प्ट भी आगे यूज हो रहा है, जो कोटेशन यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल, वन पार्टिसिपेंट सेड आई हैड कांस्टेंट इश्यूज विद इंटरनेट कनेक्शन व्हिच मेड इट डिफिकल्ट टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। तो ये आपकी इस तरह से आप थीम्स को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें आप उसकी डिफरेंट कैटेगरीज और जो सब थीम्स हैं या कोड्स हैं उनको भी रेफर कर रहे हैं और कोटेशंस भी यूज करें, तो आप अपना डाटा इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे थीम और फिर तीसरे को आप इसी तरह से यूज करेंगे। अच्छा, स्टेप 4 में आपने यूज सपोर्टिंग डाटा, ये बात मैंने पहले बता दी है कि अपनी क्रेडिबिलिटी, रिसर्च की ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करने के लिए, आपकी फाइंडिंग्स को, उनकी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आप जितना ज़्यादा कोड्स यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कोड्स जो आपके इंटरव्यूईज ने आपको बातें की हैं, उतना ज़्यादा ये इंश्योर हो सकेगा कि आपने एक अच्छी, एक क्रेडिबल, एक वैलिड रिसर्च कंडक्ट की है, एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च है और ओरिजिनली ये आपका काम है, आपने बाकायदा मेहनत की हुई है। तो यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। अच्छा जी, स्टेप 5 में राइट अबाउट सब थीम्स, ये बात भी मैंने पहले कर दी है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दूं कि जब आप अपना थीमेटिक एनालिसिस को लेके चल रहे हैं तो एक थीम आपने आइडेंटिफाई किया ना, तो वो कुछ कोड्स की, कुछ डिस्क्रिप्टिव कोड्स की बेस पर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंज में हम देख रहे हैं कि जी इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक्सेसिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स, ये मुख्तलिफ डिस्क्रिप्टिव कोड्स थे, ठीक है, जिनकी बेस पर हमने टेक्नोलॉजिकल चैलेंज का एक मेन थीम बनाया। तो ये जो कोड्स हैं, इनको जितना आप सपोर्टिव डाटा, सब थीम्स को जितना आप यूज़ करेंगे, उससे एक डेप्थ आप शो कर सकेंगे, उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे अपने थीम की। ठीक है, तो आप मेन थीम जैसे टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, तो नीचे भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूजर इंटरफेस ऑफ पोर्टल्स और डिवाइस इश्यूज वगैरह जो हैं, ये उसके सब थीम्स या उसकी डिस्क्रिप्टिव कोड्स हो सकते हैं। तो आप इनको भी मेंशन करें ताकि आपके एक थीम के अंडर अच्छी खासी जो डाटा है वो आपके पास आ जाए, जो इंटरप्रिटेशन है वो आपके पास आ जाए और आप वो मेंशन कर सकें। और उसके बाद स्टेप 6 में आपने ख्याल रखना है कि नेगेटिव केसेस और कंट्राडिक्शंस को आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि जाहिर है आपके पास जो डाटा है उसमें एक बात किसी बंदे ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा। तो जो कंट्राडिक्शंस हैं वो आपने मेंशन करनी है। जो कंट्राडिक्टरी आपका रिमार्क्स आपको मिले हैं और जो चीज़ें आपस में एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ हैं, वो चीज़ें आप मेंशन करते हैं, तो उसमें आप फिर ये बता सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था और फ्यूअर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। मिसाल के तौर पे 70% आपके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कह रहे थे कि जी हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़े हैं, जबकि 30% जो है वो कह रहे थे कि नहीं जी, हमने बड़े आराम से कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली और ऑनलाइन लर्निंग का जो ट्रांजिशनिंग फेज था वो हमारे लिए कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, हमने ईजिली हर चीज़ को हैंडल कर लिया और ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स को एक्सेस करना या ये वो जो कुछ भी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो हमारे लिए मसला नहीं बनी। तो एक कंक्लूजन पे आप बेसिकली पहुंच सकते हैं जब आप ये कंट्राडिक्टरी रिमार्क्स को मेंशन करते हैं, तो उससे फिर पता लग जाता है कि ज़्यादा लोग कौन थे जिन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ी या वो लोग थे जिन्होंने प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया ईजिली।
और उन्हें कोई ज़्यादा मसले मसाइल नहीं हुए, ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन देंगे इन कॉन्ट्राडिक्टिंग फाइंडिंग्स की, इतनी ज़्यादा आपके एनालिसिस की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी आप अपनी रिसर्च की सिग्निफिकेंस बढ़ा सकते हैं इस तरह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक है लिखा हुआ है कि व्हाइल मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रेफर टू द टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ये मैं आपको एग्जैक्ट वैसे बता रहा हूँ जैसे आप अपनी रिसर्च में, अपनी रिपोर्ट में, थीमेटिक एनालिसिस की रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं कि व्हाइल मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रेफर टू द टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, फ्यू ऑफ द, ठीक है जी, मेजॉरिटी ऑफ द, फ्यू ऑफ द, तो few of the students also mentioned that they never faced an internet connectivity issue or difficulty to handle the online study portal। तो इसको मजीद आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, मेजॉरिटी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनके लिए ये इतना मसला नहीं बना। मतलब एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग जो थी लोगों की, स्टूडेंट्स की, इंडिविजुअल्स की, वो ऐसी थी कि वो ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ऑप्ट किया और फिर उनको ज़्यादा ट्रांजिशनिंग फेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो मेजॉरिटी के प्रॉब्लम्स थे वो भी आप साथ साथ बता रहे होंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छा ऐसा अपना डाटा एनालिसिस की जो रिपोर्ट है, जो डिस्कशन वाला चैप्टर है, वो कंडक्ट कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हुए अगर आप साथ साथ एग्जिस्टिंग थ्योरीज जो आपने पहले लिटरेचर रिव्यू में डिस्कस की होंगी, या उसके अलावा कोई और मॉडल्स या फ्रेमवर्क्स या कोई भी थ्योरेटिकल बेसिस या एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स जो दूसरी रिसर्च स्टडीज़ हैं, उनको साथ साथ मेंशन करते जाएं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जी आपकी रिसर्च ने ये फाइंड किया कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो थे वो सबसे बड़ा चैलेंज था स्टूडेंट्स के लिए, कि वो ट्रांजिशनिंग फेज़ को जिसने मुश्किल बना दिया। तो उसमें आप किसी और रिसर्च को रेफ़र कर सकते हैं कि जी इस ऑथर ने भी ये बात पहले की है और मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स को ये चीज़ कंफर्म कर रही है कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग को अडॉप्ट करने में। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी और ये आपका बेसिकली एक मैंने आपको ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश किया है कि जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में आप खास तौर पे थीमेटिक एनालिसिस करते हैं इंटरव्यूज़ का, तो उसकी डिस्कशन चैप्टर को, डिस्कशन वाले चैप्टर को, या डाटा एनालिसिस एंड डिस्कशन वाले चैप्टर को आपने किस तरह से लिखना है। अगर आपको कोई किसी किस्म की बात समझ नहीं आई, कोई सवाल है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी चैनल पे रिसर्च से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट, ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा जो सिंपल टर्म्स में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।